नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। वीकली मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग मार्केट अपडेट देखते हैं, निफ्टी अपडेट देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं मार्केट में छोटी छोटी पर मोटी बातें, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि वैसी कौन सी खबरें रही जो मार्केट को प्रभावित कर सकती है। और लास्ट में हम लोग जानते हैं मूड ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट का मूड क्या है, मार्केट की दशा और दिशा क्या होने वाली है, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। जहां निफ्टी का प्रीवियस क्लोज 18,035 था, वहीं निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोज से 60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ 17,974 पे ओपन हुआ। और निफ्टी का जो हाई रहा, वो निफ्टी का हाई अपने प्रीवियस क्लोज से एकदम पास आके 1 पॉइंट से गैप से छूट गया और ये निफ्टी प्रीवियस क्लोज को काट नहीं पाया। और आज का इसका जो लो रहा वो 17,884 का रहा। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल जो निफ्टी का है वो 17,800 को निफ्टी अभी तक प्रोटेक्ट कर रही है, अभी बचाने में कामयाब रही है। वहीं अपने लो से करीब 50 अंक ऊपर चढ़ के 17,944 पे निफ्टी क्लोज देने में कामयाब रही। और इस तरह से निफ्टी 91 अंक के गिरावट के साथ, यानी आधा % की गिरावट के साथ 17,944 पे क्लोज हो गया। जी हाँ, आइए तो अब हम बात करते हैं मार्केट की छोटी छोटी पर मोटी बातें। उसमें सबसे पहले आता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कंटिन्यू छठी बार वृद्धि कर दी है। जी हाँ, जिस तरह से पहले ये 6.25% था, इसमें 25 बेसिक पॉइंट की वृद्धि के साथ अब ये 6.5% हो गया है। जी हाँ, ये वृद्धि जो है आपके ईएमआई और आपके लोन में कंटिन्यू छठी बार है। अगर इस सेगमेंट में हम दूसरी बात करें तो महंगाई दर के आंकड़े भी आ गए हैं, यानी सीपीआई के आंकड़े और डब्ल्यूपीआई के आंकड़े, यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितने प्रोडक्ट के सेगमेंट आते हैं और इसका हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, इस पर पूरा मेरा वीडियो बना हुआ है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप देख लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि खुदरा महंगाई आंकड़े आ गए हैं। और महंगाई आंकड़े देखें तो ये करीब पिछले 3 महीने से सबसे उच्चतम स्तर पर है। और जो सरकार की जो एक पैरेलल जो अनुमान था, यानी उनकी जो सहनीय दर थी 6% को वो पार कर गया है और ये आ गया है 6.52%। सीपीआई के बाद आइए डब्ल्यूपीआई के देखें तो डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों में थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं जो सरकार जो होती है वो कंट्रोल हमेशा डब्ल्यूपीआई को करती है, यानी होलसेल प्राइस को वो कंट्रोल करती है, तो रिटेल में प्राइस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। तो होलसेल प्राइस जो है वो इस बार जनवरी के जो आंकड़े हैं वो पिछले 24 महीने से सबसे निचले स्तर पर, यानी सरकार का जो कंट्रोल करने का जो जरिया था वो काम कर रही है, वो मैकेनिज्म काम कर रही है। और देखिए इस बार जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उसमें मुख्य रूप से मुझे 2 चीज़ें जो है वो थोड़ी सी चिंता करने वाली बातें लग रही है। पहली कि इस बार का जो है वो अनाज के रेटों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिला है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अगर अनाज के रेट में इतना अप्रत्याशित वृद्धि थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर करता है। और दूसरी मसालों में वृद्धि हुई है। और अगर हम बात कर लें तो अनाज में ये जो एवरेज रहा है वृद्धि वो 16% का रहा है, मसाले में 21% का वृद्धि रहा है, और स्नैक्स एंड स्वीट्स जो हम लोग खाते हैं उसमें 8% रहा वृद्धि। और खास कपड़े और फुटवेयर जो कि हमारे यहाँ ही बनता है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें भी ये महंगाई दर 8% को पार कर गया है। और दूसरी तरफ देखें तो एक और बातें जो थोड़ा सा चिंता करने वाले हैं, इस बार की जो महंगाई है वो शहरों से ज़्यादा गाँव में बढ़ी है। जी हाँ, ये डाटा बता रहा है इस बार का। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे जितने भी चीज़ों की दामें बढ़ रही हैं, चाहे वो अनाज हो या मसाले हों, स्नैक्स हों, स्वीट्स हों, कपड़े हों, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन होता है, हमारे यहाँ ही बनता है और हमारे यहाँ ही बिकता है। इसके बावजूद भी अगर इसमें कीमतें बढ़ रही। अब आइए इस सेगमेंट में हम एक खबर और देख लेते हैं, खास करके अडानी ग्रुप के लेकर जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो अडानी ग्रुप का जो टोटल कर्ज है वो 2 लाख करोड़ का है। और उनकी बात कर लें कर्जों में तो खास करके 1 लाख से 2 लाख करोड़ जो हुआ है वो लास्ट 3 साल में हुआ है, यानी 1 लाख करोड़ को जो पर दोगुना जो उनका हुआ है ऋण 1 लाख से 2 लाख करोड़ वो पिछले 3 सालों में हुआ है। और अगर बात कर लें तो इंडियन बैंकों का एक्सपोजर इनके लोन में 40%, टोटल कर्ज का 40% ही इंडियन बैंकों से इनका एक्सपोजर है, बाकी के कर्ज जो है इनके बाहर का है। तो अडानी ग्रुप में थोड़ा सा और इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो प्राइवेट बैंकों का जो एक्सपोजर है वो मात्र 10% का है, और अगर पीएसयू बैंकों का एक्सपोजर देखें तो 30% का है। और हम बात कर लें जहां तक रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई का, तो रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई मिला के लगभग ये 12,500 करोड़ का इनका नुकसान आ रहा है इनके शेयरों में गिरावट को लेके। और अगर हम बात कर लें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के शेयरों में वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, इनका है 6,142 करोड़ का। और ठीक इनके पीछे है यूटीआई म्यूचुअल फंड जिसका है 2,333 करोड़ का।
जी हाँ, इस पे भी एक निगाह डालना ज़रूरी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्री करा है अडानी ग्रुप को लेके, सरकार ने जो बंद लिफाफे दिए हैं, और तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये लिफाफा खोलना पड़ेगा और पब्लिक में बताना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि इसमें किसका किसका नाम है। तो देखिए, जैसे ही वो एक्सपोज होंगे, उन कंपनियों का नाम आएगा, तो अडानी ग्रुप के साथ साथ उन कंपनियों के स्टॉक में भी बिकवाली आएगी, और ये स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट फेज में, जहां हम बात करते हैं मूड ऑफ मार्केट की। तो मूड ऑफ मार्केट हम कैसे निकालते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले उसमें जो ज़्यादा प्रभावित करती है वो होता है FII। तो FII का देखें तो 2022 में तो कंटिन्यू 2022 में पूरे सालों में उन्होंने बिकवाली करी है, और उन्होंने FII ने 3.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली करी है 2022 में। और जब 2023 की शुरुआत देख लें, चाहे हम 2022 की दिसंबर से अगर देख लें, तो इन 3 महीनों में भी अभी हालत को सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कंटिन्यू अभी भी FII वाले नेट बिकवाली ही कर रहे हैं। चलिए, अब समय आ गया है कि हम लोग तय करेंगे कि मार्केट का दशा और दिशा यहाँ से क्या लग रहा है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार RBI रेपो रेट में वृद्धि कर रही है, तो उससे यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अब इक्विटी मार्केट से डेब्ट मार्केट की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी इक्विटी मार्केट से एक बड़ा वॉल्यूम सक होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, वो भी थोड़े चिंता करने वाली है हिंदुस्तान के लिए। और एक जो अभी कुछ दिन पहले, हम महीने 2 महीने पहले बात कर रहे थे कि इंडिया इज ए गुड स्टोरी, तो उसमें अब साइनिंग कम दिख रहा है। FI वाले काफ़ी तगड़ी बिकवाली कर रहे हैं। और जो कुछ बातें निकल के आ रही है कि इस मार्केट में खाद डराने वाली बातें कौन कौन सी है, तो US में खास करके बढ़ता इंटरेस्ट रेट और चाइना का रीओपनिंग, जो चाइना फिर से रीओपन हुआ है, तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इंडिया से निकल के चाइना की तरफ FII वाले शिफ्ट हो रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए डराने वाली, वो है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। और जिस तरह से इस रिपोर्ट पे खलबली मची है, और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें अडानी ग्रुप से तो गलती हुई है, ये बात वो माने या ना माने। जब उन पे ये आरोप लगा था, इसमें सरकार को नहीं घसीटना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने देशभक्ति की आड़ में अपने आप को छुपाया। जैसे हिंडनबर्ग ने, देखिए हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, अब वो अडानी ग्रुप उसके पहले शिकार नहीं हुए हैं। इससे पहले भी वो करीब 25-36 कंपनियों पे दुनिया भर में इस तरह के रिपोर्ट वो बना चुके हैं। तो उनको करना चाहिए, अपना स्टैटिस्टिक्स लेके जाना चाहिए, उनको एक कैलकुलेटिव अपना जो रिपोर्ट है वो पेश करना चाहिए, बजाय कि वो देशभक्ति की आड़ में छुपने की कोशिश करें। और जिस तरह से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्री आई है, खास करके सरकार को लेके कि आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी, इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा डर पैदा कर रहा है। इन्वेस्टर थोड़े से डरे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट में अभी एक गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल के ट्रेड करिए, और खास करके जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो बचें, या फिर अपनी पोजिशन को हेज करें।